लास्ट क्लास में हम टॉपिक 1.15 पे थे। हम देख रहे थे इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोडिंग एंड वी हैड स्टार्टेड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स। और इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स के अंदर हमने पहला केस देख लिया था, सीरीज कनेक्शन ऑफ बार्स। तो आज की क्लास में हम केस 2 शुरू करते हैं, पैरेलल कनेक्शन, या फिर इसे ज्यादा कॉमनली कहा जाता है कंपोजिट बार्स। तो इस केस में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर दो बार्स हैं, पहला बार ये रहा और दूसरा बार ये येलो कलर से शेड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे बार इन पैरेलल भी कह सकते हैं, या फिर इनको इस तरह से भी कह सकते हैं कि दो अलग अलग मटेरियल के सेम लेंथ के बार्स को ज्वाइन कर दिया एक साथ, तो ये बन गया है एक कंपोजिट बार। तो कंपोजिट बार दो अलग अलग मटेरियल से मिलके बनेगा। तो ये पहला बार मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका यंग्स मॉडुलस E1 है, और ये दूसरा बार इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और इसका यंग्स मॉडुलस E2 है। अब यहाँ पर इन दोनों बार्स पे, कंपोजिट बार के ऊपर अगर इस तरह से फोर्स P एक्ट कर रही है, तो इस फोर्स P को ये दोनों मिलके रेजिस्ट करेंगे। जैसे सपोज मेरे पास ये दो अलग अलग बार्स हैं और इनके ऊपर अगर कंबाइनली मैं P फोर्स लगाता हूं एक साथ, तो या तो कंप्रेशन लगा रहा हूं या टेंशन लगा रहा हूं, तो इस फोर्स को, जो एक्सटर्नल फोर्स आ रही है, उसको ये दोनों मिलके रेजिस्ट करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर बराबर रेजिस्ट करें, मतलब कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा P/2 फोर्स रेजिस्ट करे और ये वाला हिस्सा P/2 फोर्स रेजिस्ट करे। हो सकता है कि ये अलग अलग अमाउंट में इस फोर्स को रेजिस्ट करें। तो इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पहला बार मान लो अमाउंट P1 रेजिस्ट कर रहा है और दूसरा बार मान लो अमाउंट P2 रेजिस्ट कर रहा है। अब ये P1 और P2 कितना कितना रेजिस्ट कर रहे होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इन बार्स की एक्सियल रिजिडिटी, या कहें कि इस केस में तो लेंथ बराबर है, तो एक्सियल स्टिफनेस पे डिपेंड करेगा। तो जो जितना ज्यादा एक्सियली रिजिड होगा वो उतनी ज्यादा फोर्स रेजिस्ट कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको ज्यादा अच्छे समझने के लिए आप ये देख सकते हो कि मान लो एक बार मैंने स्टील का लिया और एक बार मैंने रबर का लिया। ठीक है, स्टील और रबर के दोनों बार्स लिए और इसके ऊपर मैंने कंप्रेसिव फोर्स लगाई। तो अब आप देख सकते हो कि जब इन दोनों के कंपोजिट बार के ऊपर मैंने इस तरह से फोर्स लगाई है, तो दोनों में डिफ्लेक्शन सेम होगा। सेम डिफ्लेक्शन होने के लिए स्टील में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये फोर्स भी बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर पाएगा। तो कौन सा बार कितनी फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, ये डिपेंड करेगा इन बार्स की एक्सियल रिजिडिटी के ऊपर। डिराइव करके आगे एक्सप्रेशन भी आएगा, वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए, हमने इसके ऊपर, इस कंपोजिट बार के ऊपर हमने P फोर्स लगाई और P फोर्स लगाने की वजह से इसका कुछ एलोंगेशन हुआ। ये एलोंगेट होके सपोज ये इतना हो गया है, तो लेट अस से कि यहाँ पर एलोंगेशन हुआ डेल्टा और इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L। तो यहाँ पर भी ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट केस है, पर सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पर सिर्फ समेशन Fx इक्वल टू 0 ही काम आएगी, बाकी दोनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो यहाँ पर काम नहीं आने वाली। तो अगर समेशन Fx इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर टुवर्ड्स द राइट P फोर्स एक्ट कर रही है और इस बार के अंदर यहाँ पर सपोर्ट पर फोर्स P1 आ रही होगी और इस बार के सपोर्ट पर यहाँ पर फोर्स P2 आ रही होगी। या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो हमने यहाँ पर कहीं पर भी कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया, इस क्रॉस सेक्शन पे अगर टुवर्ड्स द राइट से आए और टुवर्ड्स द लेफ्ट से आए तो सेम फोर्सेज होनी चाहिए। अगर टुवर्ड्स द राइट से आ रहे हैं तो यहाँ पर P फोर्स एक्ट हो रही है, और टुवर्ड्स द लेफ्ट से देखें तो यहाँ पर P1 फोर्स एक्ट हो रही है और यहाँ पर P2 फोर्स एक्ट हो रही है। तो इन दोनों तरीके से ही आप कैसे भी देखना चाहो आप देख सकते हो कि P फोर्स इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब कंपैटिबिलिटी कंडीशन देखते हैं। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन हमें यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी कि पहले बार का जितना डिफ्लेक्शन हुआ और दूसरे बार का जितना डिफ्लेक्शन हुआ, दोनों बराबर ही हैं। सो डिफ्लेक्शन ऑफ बोथ द बार्स इज सेम। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। तो डेल्टा की वैल्यू होती है, डेल्टा का फॉर्मूला होता है PL अपॉन AE। तो डेल्टा 1 हो जाएगा P1 L1 अपॉन A1 E1 और डेल्टा 2 हो जाएगा P2 L2 अपॉन A2 E2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों बार्स की जो ओरिजिनल लेंथ है वो बराबर है। सो L1 और L2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फोर्सेस का रेशियो आ जाएगा P1 अपॉन P2, ये A1 E1 अपॉन A2 E2 आ जाएगा। और AE क्या होता है? ये होता है एक्सियल रिजिडिटी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था स्टील और रबर बार के एग्जांपल से, कि अगर इन दोनों के कंपोजिट बार के ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए तो इनमें जो फोर्सेस आएंगी वो इनकी एक्सियल रिजिडिटी के रेशियो में आ जाएंगी। तो वही यहाँ पर डेराइव होके भी आ गया है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट करके लिख भी सकते हैं, नोट करके भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो। राइट डाउन, फोर्सेस इन द बार्स विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर एक्सियल रिजिडिटी। नाउ यहाँ पर तो अभी हमें फोर्सेस का रेशियो मिल गया है, लेकिन ये फोर्सेस कितनी होंगी इन टर्म्स ऑफ P, जो एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया है उसके टर्म्स में कितनी फोर्सेस आएंगी। तो इसी इक्वेशन को और आगे लेके चलते हैं। हमारे पास था P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू A1 E1 अपॉन A2 E2। यहाँ पर इस इक्वेशन में हम दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, लेफ्ट साइड भी +1 किया और राइट साइड भी +1 किया। ऐड करने के बाद यहाँ पर आ गया P1 प्लस P2 होल अपॉन P2
इज इक्वल टू a1 प्लस a2 होल अपॉन a2 एंड यू नो कि p1 प्लस p2 p के बराबर है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में ही हमने लिख लिया था P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 की जगह हम लिख लेते हैं P। ये थी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड और यहाँ पर P2, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 होल अपॉन A2 तो यहाँ से हमारे पास P2 की एक्सप्रेशन आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू P A2 अपॉन A1 प्लस A2। सिमिलरली अगर हम P1 के लिए डिराइव करना चाहें तो इसी तरह से आ जाएगा, ये हो जाएगा P A1 अपॉन A1 प्लस A2। तो एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहला तो आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करनी है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप आराम से अप्लाई कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कंपेटिबिलिटी कंडीशन भी आप आराम से देख लोगे कि यहाँ पर दोनों बार्स का डिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगा, Δ1 इज इक्वल टू Δ2। तो ये दो इक्वेशंस को यूज करके आप आराम से P1 और P2 सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो मटेरियल से बना हुआ एक कंपोजिट बार दिया हुआ है और लेट अस से दिस इज बार 1। बार 1 का एरिया A1 हमें दिया हुआ है 100 mm स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है E। ये रहा सेकंड बार, इसका एरिया A2 ये हमको दिया हुआ है 50 mm स्क्वायर और इसका यंग्स मॉडुलस दिया है हमको 2E। इस पूरे बार के क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक्सियल फोर्स अप्लाई हो रही है P, जिसका मैग्नीट्यूड है 100 किलो न्यूटन और इन दोनों बार्स की लेंथ है 2 मीटर्स। यहाँ पर क्वेश्चन में E की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये किस तरह के मटेरियल के लिए, कौन से मटेरियल के लिए होती है ये वैल्यू। चलो फाइनली क्वेश्चन है कि इन दोनों बार्स के अंदर फोर्सेस कितनी कितनी आ रही हैं। लेट अस से इस बार में फोर्स आ रही है P1 और इस बार में फोर्स आ रही है P2। तो P1 और P2 का मैग्नीट्यूड बताना है और ओवरऑल डिफ्लेक्शन कितना हुआ ये दोनों चीजें बतानी है। सो कैलकुलेट फोर्सेस इन बोथ द बार्स एंड टोटल डिफ्लेक्शन। नाउ लेट अस सॉल्व इट। सॉल्यूशन इज सिमिलर। सबसे पहले तो हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 जैसा हमने डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी कंपेटिबिलिटी कंडीशन वो भी आपको पता है, दोनों बार का डिफ्लेक्शन सेम हो जाएगा, Δ1 इज इक्वल टू Δ2। या फिर यहाँ पर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। सो A1 इज 100 mm स्क्वायर, E1 इज E और A2 इज 50 mm स्क्वायर और E2 इज 2E। तो ये आ जाएगा 1, यानी फोर्सेस बराबर हैं। P1 इज इक्वल टू P2 आ गया हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं P1 एंड P2 बोथ आर 50 किलो न्यूटन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। तो दोनों बार के अंदर फोर्सेस तो आ गई हैं, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन आप किसी से भी कैलकुलेट कर लो, चाहे Δ1 कैलकुलेट कर लो चाहे Δ2, दोनों ही बराबर आएंगे। तो हम Δ1 ही कैलकुलेट कर देते हैं, P1 L1 अपॉन A1 E1। सो लेंथ तो दोनों के लिए सेम ही थी। फोर्स P1 थी 50 किलो न्यूटन, सो 50 इंटू 10⁻³ कर देते हैं। L1 इज 2 इंटू 10⁻³, ये न्यूटन mm में आ गया ऊपर। एरिया हो गया यहाँ पर 100 mm स्क्वायर और E हो गया 2 इंटू 10⁵। तो यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ और 2 इंटू 10⁵ कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर नीचे बचेगा 100 और 100, यहाँ पर नीचे 4 जीरो बचे, यहाँ पर 50 का 1 जीरो और ऊपर 3 जीरो। तो ये 4 जीरो से यहाँ पर 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए और फाइनल आंसर बचा 5 mm। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू 5 mm। तो आई होप ये सेकंड केस भी आपको क्लियर है। थर्ड केस पे चलते हैं। केस 3, रिजिड बार सब्जेक्टेड टू मूवमेंट्स। तो सबसे पहले रिजिड बार का मतलब समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई एक ऐसा बार है, इसके ऊपर अगर मूवमेंट आया, इट इज सब्जेक्टेड टू मूवमेंट, तो ये इस तरह से बेंड हो गया बेंडिंग मूवमेंट में। लेकिन अगर कोई ऐसा बार है जिसके ऊपर जितना भी बेंडिंग मूवमेंट लगा दें ये बेंड नहीं हो रहा है, तो इस तरह के बार को हम कहेंगे रिजिड। तो अगर इसके ऊपर कोई मूवमेंट वगैरह आ रहा है तो इसकी वजह से इसका रिजिड बॉडी डिफ्लेक्शन जरूर हो सकता है, इसका रोटेशन जरूर हो सकता है, लेकिन ये बेंड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये पहले एक स्ट्रेट लाइन की तरह था, स्ट्रेट था, और बाद में मूवमेंट के बाद में थोड़ा बहुत अगर बेंड हुआ, तब भी ये पूरी की पूरी परफेक्टली एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही रहेगा। तो आई होप रिजिड बार का मतलब क्लियर है। एंड दिस रिजिड बार इज सब्जेक्टेड टू मूवमेंट्स। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक रिजिड बार है। रिजिड बार का मतलब ये बेंड नहीं होगा। यहाँ पर एक स्प्रिंग दी हुई है जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी गिवन है। तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट यहाँ पर है 10 किलो न्यूटन पर mm। तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, और यहाँ पर इस एंड पर जो फ्री एंड है, यहाँ पर एक 10 किलो न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि हिंज सपोर्ट है। इस सपोर्ट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। तो हिंज सपोर्ट कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पर ये वाले हाथ से मैं हिंज सपोर्ट शो कर रहा हूँ, तो इसके अबाउट अगर कुछ मूवमेंट वगैरह आ रहा है तो ये फ्रीली रोटेट कर पाएगा इसके अबाउट। सो रोटेशन इज पॉसिबल। नाउ लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी,
दिस इज पॉइंट सी। और क्वेश्चन है कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए। तो इस 10 किलो न्यूटन फोर्स की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट ए का डिफ्लेक्शन होगा, जिसको स्प्रिंग ये प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन तो हो ही जाएगा। तो लेट अस से डिफ्लेक्शन होने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा पॉइंट सी के अबाउट, और इसका डिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है। लेट अस से यहाँ पर ये पॉइंट ए जो था ये ए डैश पर आ गया है, पॉइंट बी जो था ये पॉइंट बी डैश पर आ गया है, और सी पॉइंट तो वहीं की वहीं रहेगा, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो डिफ्लेक्शन होने के बाद भी यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो लेट अस से पॉइंट ए पर डेल्टा 1 डिफ्लेक्शन हुआ और पॉइंट बी पर डेल्टा 2 डिफ्लेक्शन हुआ। नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करके देखेंगे। तो हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन एम जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ही नहीं है। तो देयर आर 0 फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, सो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इससे कुछ भी नहीं मिल पाएगा हमको। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करके अगर हम देखें तो वाई डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, एक तो ये है 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको माइनस लिख लेते हैं, -10 प्लस यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हो रही होगी। लेट अस से स्प्रिंग के अंदर फोर्स आ रही है पी, तो पी है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको प्लस ले लेते हैं। और इस सपोर्ट सी पर भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हो रही होगी, तो अभी हमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता। लेट अस से कि मान लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स है और इसको पी डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस पी डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें बेसिकली पी तो कैलकुलेट करना ही है और पी डैश भी कैलकुलेट करना है, तो दो अननोन हो गए हैं, तो यहाँ से भी हमें कुछ फायदा मिलने नहीं वाला। अगर समेशन एम जेड इक्वल टू 0 करते हैं, तो देखो समेशन एम जेड इक्वल टू 0 करते हैं पॉइंट सी के अबाउट, तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू 0। इस तरह से अगर हम लिखें तो देखेंगे कि 10 किलो न्यूटन और इस पी की वजह से यहाँ पर मोमेंट आ रहा होगा। सो 10 किलो न्यूटन की वजह से जो मोमेंट आएगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और 10 किलो न्यूटन की वजह से आ रहा है इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज को ही हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 10 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर है। अब पी फोर्स, ये जो स्प्रिंग की फोर्स एक्ट कर रही है ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट निकालेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो ये क्लॉकवाइज में जा रही है। अब एंटी क्लॉकवाइज हमने माना था पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज को मानना पड़ेगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस पी फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर, और फिर प्लस पी डैश का डिस्टेंस यहाँ से 0 है, पी डैश इसी पॉइंट के अबाउट ही है, तो पी डैश इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें फोर्स पी मिल जाएगा, तो पी हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। तो यानी स्प्रिंग में फोर्स आ चुकी है 20 किलो न्यूटन, और स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर mm। तो यहाँ से हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है पी अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, बल्कि यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा 2, सो डेल्टा 2 विल बी इक्वल टू पी बाय के। तो फोर्स आ गई है 20 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय के इज 10 किलो न्यूटन पर mm, सो दिस विल कम आउट टू बी 2 mm। सो डेल्टा 2 हमको मिल चुका है 2 mm, दिस इज 2 mm। अब हमें चाहिए डेल्टा 1, सो डेल्टा 1 के लिए हम यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल लगा सकते हैं। तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए डैश सी, और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है बी डैश सी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो यहाँ से हम डेल्टा 1 कैलकुलेट कर लेंगे। सो ट्राइंगल ए डैश सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डैश सी। तो यहां से हम देख सकते हैं ए डैश अपॉन बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ए डैश अपॉन बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ए डैश इज डेल्टा 1, बी डैश इज डेल्टा 2, ए सी की वैल्यू है 2 मीटर्स एंड बी सी की वैल्यू है 1 मीटर। सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा 2। डेल्टा 2 हम ऑलरेडी 2 mm कैलकुलेट कर चुके थे, सो 2 इंटू 2 mm हो जाएगा, सो दिस विल बी डेल्टा 1 इज इक्वल टू 4 m। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए, तो रिजिड बार सब्जेक्टेड टू मूवमेंट्स पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये था एग्जांपल 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं सिचुएशन कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल बार दिख रहा है ये हमारा रिजिड बार है, और यहाँ पर 10 किलो न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, एंड दिस इज सपोर्टेड बाय 2 स्प्रिंग्स। एक स्प्रिंग है पॉइंट ए पर अटैच्ड और दूसरी स्प्रिंग है पॉइंट बी पर अटैच्ड। ए पर जो स्प्रिंग अटैच्ड है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और बी पर जो स्प्रिंग अटैच्ड है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k। तो ये जो 10 किलो न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है इसके इन्फ्लुएंस में इस बार का कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, और इस तरह से होगा, क्योंकि ये रिजिड बार है तो इसमें बेंडिंग वगैरह नहीं होगी, एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन की तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा होगा डेल्टा 1, यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा होगा डेल्टा 2। लेट अस से दिस इज डेल्टा 1 एंड दिस डेल्टा 2। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ए पर स्प्रिंग है और बी पर स्प्रिंग है, इन दोनों स्प्रिंग्स के बीच में जो फोर्सेस आ रही होंगी इनका रेशियो क्या होगा। तो स्प्रिंग ए इज टू स्प्रिंग बी, इनकी फोर्सेस का रेशियो क्या होगा। तो फाइंड रेशियो ऑफ फोर्सेस इन स्प्रिंग एट ए टू
स्प्रिंग एट बी, यानी कि हम कह सकते हैं पी ए अपॉन पी बी। तो पी ए हो जाएगी फोर्स इन स्प्रिंग एट ए एंड पी बी हो जाएगी फोर्स इन स्प्रिंग एट बी। इन दोनों का रेशियो कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर हम देखें कि पी ए अपॉन पी बी होगा क्या, फोर्स क्या हो जाएगा के डेल्टा, तो के ए स्प्रिंग कांस्टेंट एट ए और डेल्टा वन, डेल्टा वन यहाँ पर डेल्टा ए लिख सकते थे हम, चलो डेल्टा वन लिख लिया, डिवाइडेड बाय के बी, बी पर जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट और डेल्टा टू। नाउ के ए और के बी का रेशियो तो दिया हुआ है, यहाँ पर के ए की जगह लिख देंगे के और यहाँ पर के बी की जगह लिख देंगे टू के, ये वाली टू के है, तो ये हो गया के अपॉन टू के इन टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा टू। अब फोर्सेस का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बस डेल्टा वन और डेल्टा टू का रेशियो और चाहिए, तो के और के तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा डेल्टा वन अपॉन टू डेल्टा टू। नाउ यहाँ पर हम सिमिलर ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए डैश, लेट अस से दिस पॉइंट इज बी डैश, दिस पॉइंट इज सी डैश और यहाँ पर तो डी रहेगा। तो सिमिलर ट्राइंगल देख लेते हैं, ट्राइंगल ए डैश डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डैश डी। तो ए डैश अपॉन बी डैश इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। ए डैश हो जाएगा डेल्टा वन, बी डैश हो जाएगा डेल्टा टू, ए डी हो जाएगा 3 मीटर और बी डी हो जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ पर डेल्टा वन और डेल्टा टू का भी रेशियो आ गया है और इसको हम यहाँ पर इस इक्वेशन में लिख देंगे, तो हमें मिल जाएगा पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा वन अपॉन डेल्टा टू आ जाएगा 3/2, यानी कि पी ए अपॉन पी बी हो जाएगा 3/4। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये ईएससी और गेट में ज़्यादा आते हैं, अभी एसएससी और स्टेट सर्विसेज में नहीं आते हैं, पर फिर भी ये आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, दे कैन कम। तो इससे मिलते जुलते अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।